हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हो? आप सभी वीडियो को देख लेना। आज सुबह आ गई हुई शायद एक्सरसाइज 3.1 की। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में आज हम उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 बड़ी छोटी है, उसमें मात्र 3 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन करने हैं वो हम सीखते हैं कि हम किसी क्वेश्चनों को, यहाँ पे हमें जो एक्सरसाइज 3.1 है वो लैंग्वेज में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि क्लास 9th में एक चैप्टर 4 था, तो उसमें हमने क्वेश्चंस बनाई थी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी क्वेश्चन बनानी है और उनको हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और साथ ही साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं और हमें एक्सरसाइज 3.1 करनी है। अब आराम से बढ़ते जाइए। आपका सिलेबस अच्छा चल रहा है, करा देंगे। साइंस भी आपकी स्टार्ट चली रही है, अभी फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है, थोड़े दिन बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी की वीडियो मिल रही है, एसएसटी की भी मिल रही है। ये भी कोशिश करेंगे कि एसएसटी है वो इंग्लिश में आ जाए। तो आप बस पढ़िए और जो भी कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ कि हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप घर पर रहिए अभी तो, क्योंकि अभी एजुकेशन सेक्टर ही पता नहीं चल रहा है कि कब खुले कब ना खुले। तो उससे बढ़िया तो ये जब आप स्कूलों में जाओ तो कम से कम आप पे 6-6, 7-7 चैप्टर आपके हो रहे हों, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। इसी वजह से मैंने थोड़ा आगे समय की प्रोसेस रोक दी है। इससे पहले मैंने ये सोचा कि मैं एनसीईआरटी पूरी करा दूंगा आपको, जिससे आपके लिए फायदा हो और आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें क्वेश्चन ये दे रखा है। पहला, आप अपनी बुक खोल के बैठना है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार क्वेश्चन लिखूँ फिर उसे सॉल्व करूँ, बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे चैनलों पे ये होता है, लेकिन थोड़ा आप भी करो तो ज़्यादा रहेगी। अदरवाइज मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि दो इस तरीके से सिचुएशन है कि एक बाप है और एक बेटा है। ठीक है, बाप और एक बेटी, मान लो एक बेटी है। तो जो बाप अपनी बेटी से बोलता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हूँ। कल मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर आप जब भी 2 लाइनों को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, तो थोड़ी हिंसी देख लो, या तो वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या वो पैरेलल होंगी या फिर वो एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट कर रही होंगी। तो इससे ये पता पड़ता है, मैं तुमसे ये बोला था कि आप घर पे जाके उसको सॉल्व करके देखना कि कौन कौन सी लाइन ऐसी आ रही है। तो आपसे ये नेचर पता पड़ जाएगा कि जो 2 लाइन है ग्राफिकल इक्वेशन, जो हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, वो क्या करेंगी, उनका नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो जो क्वेश्चन है आप पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर आप समझते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। तो देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7, देखो देखते देखो, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसका मतलब क्या है कि आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि आज से 7 साल पहले, आज से मतलब जो भी आज उम्र रही होगी, मतलब प्रेजेंट में जो भी आज एज है, प्रेजेंट जैसे तुम 22 की हो या मैं 23-25 का हूं, जो ये प्रेजेंट एज है उससे 7 साल पहले वो अपनी बेटी से कह रहा है कि आज से हम 7 साल पहले जाएं तो जो तुम्हारी उम्र थी मैं उसका कितना था, 7 गुना था। जो तुम्हारी उम्र थी मैं उसका कितना था, 7 गुना था। फिर उसने क्या बोला, आल्सो 3 years from now। इसका मतलब समझो, आल्सो 3 years from now मतलब आज से 3 साल बाद। यहाँ पे भी नाउ है, इसका मतलब क्या है, आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद मतलब क्या होगा कि आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। उसने क्या बोला है कि आज से 3 साल बाद मैं क्या हो जाऊंगा, तुम्हारी उम्र का, जो भी तुम्हारी उम्र हो जाएगी उसका 3 गुना हो जाऊंगा। इस सिचुएशन को मुझे अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मेरा ये क्वेश्चन देखो, जब भी एगो है ना, ये एगो का मतलब क्या है, पहले, ऐसे वर्ड आते हैं तो इनका मतलब क्या है, पहले। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत
अब इसने क्या बोला है 3 years from now, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर मोटे शब्दों में समझा जाए कि जब हमें ऐसे क्वेश्चन करने हो और थोड़ा कंफ्यूजन होता हो, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे एजेस पे, तो एगो का मतलब क्या होगा कि जो भी उम्र है उसमें से घटा दो। भाई एक चीज सोचो, आज अगर मेरी 18 साल उम्र है, प्रेजेंट उम्र, और मैं कहूँ 7 साल पहले कितनी उम्र रही होगी मेरी 11, एगो मतलब क्या है कि मेरी उस समय पर क्या हुई, घटी हुई। अब ये कह रहा है आज से 3 साल बाद तो मेरी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। मतलब जब भी अगो वगैरह आते हैं तो जो प्रेजेंट एज में से क्या कर देते हैं, एज माइनस कर देते हैं। और जब ये होना है कि नाउ आई, ऐसी चीजें आती है, हेंस आई, तो उसमें हम क्या करते हैं, चीजें प्लस कर देते हैं। अब समझो इसको हम एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान रखना कि हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें 2 वेरिएबल तो मानने पड़ेंगे। अब मैं जो 2 वेरिएबल मानने जा रहा हूं, जरा वो देखो मैंने क्या माना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x। मैंने ये मान लिया कि जो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब वो क्या है, x, एंड हिज डॉटर ठीक है, या यहीं से लिख सकते हो कि लेट, इसे ना लिखो तो आप यहां से एक और चीज लिख लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर कितनी मान लो, y मान लो, और यहाँ पे इक्वल लगा दो, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इक्वल लगाते हुए आ रहे हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया है। अगर आप इज भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो समझते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये अब चैप्टर थोड़ी ट्रिकी लेंथी होते जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन बड़े आसान होते हैं। आप अगर इन प्रॉब्लमों को किस चीज में चेंज कर लाओ, तो इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लाओ, तो हमें सब चीजें आसान लगती हैं। तो यहाँ पे आप फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज से 7 साल पहले, तो आफ्ताब, अगर भाई मैं अगर 7 साल पहले की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की उम्र 7 साल पहले घटेगी। ऐसा तो नहीं कि मेरी 7 साल कम हो जाए और उसकी 7 साल कम ना हो। भाई मान लो मेरी उम्र अगर 30 साल है और मेरी बेटी की उम्र अगर 15 साल है, तो अगर 7 साल पहले मेरी कितनी उम्र होगी, 23 साल होगी, तो मेरी बेटी 15 साल की थोड़ी रही होगी उस समय पे, उसकी भी 7 साल कम होगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। अच्छा, दोनों बराबर कब होने, जो उसने कंडीशन दी है। ऐसा नहीं है, हम ऐसे लिख रहे हैं, कैसे सॉल्व करें तरीका सीखो। आज से 7 साल पहले आफ्ताब कितने साल का होगा भाई, x - 7, क्योंकि x प्रेजेंट एज है। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र होगी x - 7 और उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी, y - 7, क्योंकि 7 साल पहले हमने ये कर लिया। ऐसे सॉल्व करोगे, आज से 7 साल पहले इसकी उम्र ये हो गई, आज से 7 साल पहले उसकी बेटी की उम्र ये हो गई। अब उसने क्या बोला है कि आज से 7 साल पहले क्या हो जाएगा कि मैं, जो मेरी उम्र है, मेरी उम्र जो भी है वो मेरी बेटी के 7 गुना हो जाएगी, तभी तो पूरा साल लगा पाएंगे। भाई इसका मतलब क्या है कि पहले समझो, ये प्रेजेंटेज, उसमें से मैंने 7 साल पहले की बात की, तो ये जो पूरी एज है ये 7 साल पहले की एज है, x - 7, ये उसकी प्रेजेंटेज y, उसमें 7 साल घटा लीजिए, पूरी जो एज है ये 7 साल पहले की एज है। तो उसने ये बोला है कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी, 7 साल पहले जो मेरी एज थी, वो तुम्हारी एज जो थी 7 साल पहले उससे कितनी थी, 7 गुना थी। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, x - 7 7y - 49, तो x - 7y = -42। ये तो शिफ्ट करना होता होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले, राइट हैंड साइड में ले, 7 में इधर प्लस का है तो इधर लाए तो माइनस का, ये -7 है, इधर जाके प्लस का तो कितना होगा, -42। तो ये हमारी जो ये वाला सेंटेंस है वो मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मोटी बात देखी जाए तो जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनमें क्या कर रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम वही चीज कर रहे हैं। ये चीज हमें लेके चलनी पड़ेगी कि हम क्या मान के चल रहे हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते लेट एज ऑफ आफ्ताब, भाई तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने कौन सी एज मानी है आफ्ताब की, हमने क्या मानी है, प्रेजेंट एज मानी। अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे इन पे। आगे देखो, ये तो हो गई 7 इयर्स अगो, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 इयर्स अगो।
फिर उसने क्या बोला है, उसने आगे क्या बोला है 3 years from now, तो ये जो 7 years हो गया, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अब 3 साल बाद क्या होगा 3 years from now। now का मतलब क्या है कि आज से 3 साल बाद, मतलब अगर आज उसकी प्रेजेंट एज x है तो आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 3। अगर उसकी बेटी आज 22 साल की है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी y + 3। ये ध्यान रखना, अगर मैं आज 13 साल का हूं तो 3 साल बाद 16 साल का हो जाऊंगा, अगर तुम 15 साल के हो तो 3 साल बाद 18 साल के हो जाओगे, इसमें कोई बात भी नहीं है। बस क्या अंतर आ गया कि x और y मान रखा, तो ऐसे भाई करना पड़ेगा, कोई मैथ है कि सोल्व करने है। तो आज से 3 साल बाद कितने का हो गया x + 3, आज से 3 साल बाद कितनी हो गई y + 3। लेकिन उसने क्या बोला कि आज से 3 साल बाद जो मेरी उम्र होगी वो तुम्हारी जो उम्र 3 साल बाद होगी उससे 3 गुनी होगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर उसकी आज प्रेजेंटेज 10 है, उसकी बेटी की प्रेजेंटेज आज 10 है, तो 3 साल बाद कितनी हो गई 13 है, तो उसके बाप की कितनी उम्र हो जाएगी 3 गुना, मतलब 39। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 = 3y + 9, तो x - 3y = 6। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अभी मैंने इस क्वेश्चन का एक पार्ट किया है, दैट इज अलजेब्रिकली। मैंने इस क्वेश्चन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, समझो। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, ये एक्सरसाइज अच्छी है, अब कमेंट बॉक्स में डालना। अब अगर मैं लाइव भी आता हूं तो आप मुझसे पूछना। यहाँ पर देखो इसको ठीक, देखो अब हमें इन इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा, उसमें पहले ये देखूंगा x और y 0 रख के देखूंगा, जौन सा काम बन जाए उससे काम चल जाए। मैंने x को 0 किया तो यहाँ पर जैसे मैंने x 0 की तो मेरी y की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि भाई x 0 0 - 7y - 7y इधर जाके -42 तो y बराबर 6 आ गया। मैंने जब y 0 पुट किया तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई -42। मैं एक और स्केल कम करने के लिए, जिससे मुझे जरूरत ना पड़े, ठीक है, मुझे और ज्यादा दूर जाना ना पड़े, तो मैंने y की वैल्यू मान ली 5। अभी मैं समझाऊंगा मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो 7 × 5 कितना होगा -35, इधर जाके -42 + 35 -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। ठीक है, इधर देख लेते हैं भाई। x अगर मेरा 0 है तो y की वैल्यू -2 है, y अगर मेरा 0 है तो x की वैल्यू 6। मुझे इन पॉइंटों पर क्या बनाना, अपना ग्राफ बनाना है। जरा देखते हैं पूरा स्टेटमेंट करके ग्राफ कैसे आएगा। देखो पहले लाइन टेढ़ी वगैरह देख लेना, टेढ़ी वगैरह ज्यादा ना हो रही हो। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मान लो इस तरीके से, ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। और बढ़ा लो, मैं बढ़ा लूंगा तो और भी बढ़ा सकते हैं हम इसे। चलो प्लॉट करके देखते हैं कितना सही है। 0 6 ये ओरिजिन, ठीक, 0,6 कहां पे होगा, इस पॉइंट पे होगा भाई। अब देखो अगर मैं इसको लेता हूं तो मुझे स्केल बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं किसको लूंगा 5, -7, तो 5, -7 कहां आएगा भाई, इधर आ जाएगा। -7,5 सॉरी, -7,5 कहां पे आएगा, -7 और ये 5, देखो ये इधर, ठीक है। ये दो कोण बन गए, इनको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। और हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और आगे भी जा सकती है, ठीक है। अब आगे देखो -2, इधर देखो 6, जब आप इन लाइनों दोनों को देखोगे तो देखो ये मिलती हुई आएंगी, कहीं ना कहीं आगे क्या होंगी, मिलेंगी।
ठीक है, तो ये इसके अगर आप इसको और लाइन बड़ी कर दोगे तो ये ग्राफ अपने आप ड्रॉ और आगे हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अपने पेज पे बनाओगे क्योंकि बोर्ड है, इसको और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है कि आप x को 0 करो तो y मिल जाएगा, y को 0 करो तो x मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा स्केल बड़ा हो जाता, क्योंकि 0,-42 आ रहा था, इस वजह से मैंने इस कोऑर्डिनेट को नहीं लिया, इसलिए मैंने इस कोऑर्डिनेट को ले लिया। यहाँ पे मुझे दोनों कोऑर्डिनेट सही मिल रहे थे, इसलिए मैंने इसको दो कोऑर्डिनेट से बना दिया। वो आप लिख दोगे कि हमने x एक्सिस पे जो है क्या माना मैंने, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर स्केल के साथ देखें तो इसके साथ 2 सेंटीमीटर के बराबर है, और अगर इस स्केल के साथ देखें तो y एक्सिस पर 1 यूनिट भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ये स्केल का हुआ। आप अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो ये आराम से ये दोनों लाइन है जो जाएगी सीधे हो, ये तो मैं अगर तुम अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे तो मिलेंगी गारंटी की बात। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दे रखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप घर पर गए कि साहब 1 किलो मैदा 2 किलो सूजी तो कितने की लेके आओ भाई, मैंने बोलते 100 रुपया की। लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने हमसे यूं तो पूछा नहीं कि 1 किलो सूजी का रेट कितना था, या 2 किलो या 1 किलो मैदा का रेट कितना था, हमें ये नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 1 किलो सूजी और 2 किलो मैदा 100 रुपए की लेके आया। तो सेम ही है, उसने क्या बोला है कि भाई मैं 3 बैट और 6 बॉल 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपए की लेके आया हूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 1 बैट कितने का आ रहा है या 1 बॉल कितने की। फिर वो गया, उसने क्या किया, भाई लड़की है ले लो भाई, सुंदर कन्या लेने गई है बैट, क्या किया देखो, लेटर सी बाइज अनदर बैट, उसने एक और बैट खरीदा। अनदर मतलब क्या है, एक और बैट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि वो 3 बैट पहले ही खरीद चुका है, उसने एक और बैट खरीदा है, मतलब अलग से एक बैट खरीदा ना कि 4 बैट हो जाएंगे। यहाँ पर केवल कितना बैट खरीदा है, एक और बैट खरीदा है। और फिर उसने 3 मोर बॉल्स, मतलब पहले 6 बॉल खरीद चुका था, उसने 3 और बॉल खरीदी, ना कि 9 बॉल। बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, 6 बॉल उसने पहले खरीदी नहीं, उसने 3 बॉल और खरीदी और उसके उसने कितने रुपए दे दिए, 1300 पे दे दिए। अब हमको ये सिचुएशन ग्राफिकली मतलब ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करनी है। अब यहाँ पे ये आता है तो वेरिएबल मानना कि हम किसको x माने, मतलब कौन सी कंडीशन को x माने या कौन सी कंडीशन को y माने। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कब भी कोई भी चीज ऐसे आए तो उसमें आप देखो जो सब फिट हो। मान लो हम ट्राई करते हैं, मैंने ये मान लिया कि भाई चलो हो सकता है कि जो एक बल्ला है, जो एक बैट है, उसकी कॉस्ट x हो, मैंने मान लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है, तुम कुछ भी मान सकते हो। अच्छा ये फिक्स है कि आप ऐसा मत करना कि x और y मान सकते हो। मान लो बैट की कॉस्ट b मान लो, बॉल की कॉस्ट s मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मानना, क्योंकि ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा में देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स। आप जो वेरिएबल मानना चाहो वो मान सकते हो, बस ये बात चलती आती है कि x और y हाथ लग चुके होते हैं, 6 7 8 से वही पढ़ते हुए आ रहे होते, आपको जो मानना है वो मानना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिससे आपको इजी हो सके। तो जरा एक चीज देखो कि मैं क्या करता हूं कि भाई मैंने बैट की कीमत मान ली, एक बैट की कीमत x मान ली, एक बॉल की कीमत y मान ली। अब तुमसे कोई पूछे 1 केला 2 रुपए का, तो 2 केले 4 रुपए की। एक बैट कितने का आ रहा है, अभी हम समझ के चलना है x का, x रुपए का। या मान लो एक बैट आता, मान लो 100 रुपए का आता, तो अब 3 बैट के लिए क्या करते, उस 100 रुपए में 3 का गुणा करते। अब मेरा बैट कितने का आ रहा है, x का आ रहा है, तो मैं उसको किसका गुणा करूंगा, 3 का गुणा करूंगा। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, मैंने कितनी मान ली भाई, x मान ली। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी मान ली, y। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेंगे, क्या हुआ देखो, पहली कंडीशन जो दे रखी है क्या दे रखी है कि मैंने 3 बैट खरीदे। अगर मैंने एक बैट की कीमत x मानी है तो 3 बैट की कीमत कितनी होगी भाई, 3x। भाई अगर एक बैट की कीमत 100 रुपए होती तो 3 बैट की कीमत कितनी होती, 3 × 100, तो मैंने वही कर दिया x × 3। अब आगे देखो, अगर मैंने एक बॉल की कीमत y मानी है तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी, 6y। भाई मान लो अगर एक बॉल की कीमत 2 रुपए होती तो 6 की कितनी करते, 6 गुणा 2 कर देते तो 12 हो जाता। जब मैंने 3 बैट खरीद लिए x की कीमत के, एक बैट इसकी x थी, मैंने एक बॉल इसकी कीमत y थी, 6 बॉल खरीद ली, मुझे ये पता है कि मेरे पास से अब इतना खरीद लिया तो टोटल कितना गया, 3900 रुपए गए। ठीक है, मेरे पास से 3900 रुपए गए। मुझे ये पता है कि मैंने 3 बैट खरीदे, मुझे ये पता है कि मैंने 6 बॉल खरीदी, लेकिन
मुझे ये नहीं पता कि उस एक बैट की कीमत क्या थी और उस बॉल की एक कीमत क्या थी। आगे हमने क्या किया कि लेट अस सी बाय अनदर बैट, मतलब एक और बैट खरीदा, एक बैट की कीमत तो हमने x मान ही रखी है तो x को है। फिर 3 मोर बॉल, 9 बॉल नहीं होंगी, कितनी और होंगी 3, तो कितना हो गया 3y, भाई एक बॉल की कीमत y है तो 3 कितनी हो गई 3y हो गई, कितना आ गया 1300। तो इस तरीके से हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ये हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंट कर दी, फिर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इनके पॉइंट निकाल। देखो अगर अब यहाँ पर दिक्कत है कैसे आती है आप समझ लो। अगर मैं यहाँ पे x0 पुट करता हूँ, जो मेरा फंडा है मैं उससे आता हूँ, तो देखो मुझे y की वैल्यू बहुत बड़ी मिलेगी। जैसे ही मैंने x0 किया तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू क्या आएगी 6 6 जा 36, कितना बचा 3, ये आ गया कोऑर्डिनेट। जैसे ही मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसको जरा देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, अगर मैं y को 0 कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल जा रहा है, लेकिन जैसे मैं x को 0 करूंगा तो मुझे फ्रैक्शन मिलेगा। तो मैंने बताया था उस केस में हम क्या करते हैं, एक और कोऑर्डिनेट अपने मन से निकाल लेते हैं। अगर मैंने x को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1300/3, मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300। अब यहाँ पे y को कुछ भी मान लो, मैंने मान लो y को 100 मान लिया, y को क्या मान लिया 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। देखो अब हम यहाँ पे स्केल को अपने को बड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। देखो कैसे करेंगे, स्केल को बड़ा करते हैं। x एक्सिस 0 कहां पे होगी y पर 650 यहां पर लाई करेगा भाई 600 और 700 के बीच में। ठीक है, फिर क्या है 1300 मतलब जो y एक्सिस है वहां पर, तो यहां पर लाई करेगा। ऐसे ही स्केल आपको यहां पे स्केल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्केल डिफाइन कर लेंगे। स्केल डिफाइन करने में क्या होगा, x एक्सिस पे जो अगर यहां पे स्केल देखोगे ना, हम इसे 1 यूनिट मानते हैं, जो x एक्सिस पे 1 यूनिट है वो किसके बराबर है 100 के, और इस पे जो होगा तो y एक्सिस पे 1 यूनिट किसके बराबर है। अब इस पे देखो 1300,0, तो ये वही पॉइंट है y, यहां पे 0 ना, ये वाला सेम पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो 1100, मतलब x एक्सिस 1000 और y 100, तो 1000 ये रहा और जो 100 है वो ये रहा, तो मतलब यहां पे आके आप मान सकते हो इसे। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट की इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है वो क्या है देखो, तो 1300,0। यहां से अगर आप समझदार हो तो एक चीज पता पड़ती है कि यहां पे बैट के साथ बॉल तो केवल क्या मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, क्योंकि जो बॉल की कीमत क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसका तुम कितने भी बैट खरीद लो, जो ये आंसर आना है, मतलब अगर आप समझो तो 3 बैट खरीदे तो मुझे कितनी बॉल मिल गई, 6 बॉल मिल गई फ्री। जब मैंने एक बैट खरीदा तो मुझे 3 बॉल फ्री मिल गई, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ बॉल है। आप बॉल कितनी भी ले लो, अगर आपसे आंसर में पूछा जाए ना कि जैसे मान के चलो अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछूं कि मैं 4 बैट खरीदने गया, मैंने 4 बैट और 8 बॉल ली, तो मैं कितने रुपए दूंगा, तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा, 4 बैट के साथ कितने 5200 रुपए दूंगा, क्योंकि उनमें बॉल की कीमत है ही नहीं। तो इस वजह से यहां से समझ लेना, इसका ग्राफ भी मैंने इंटरप्रेट किया करके ड्रॉ कर दिया। अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक दिन मैंने क्या किया भाई, दौड़ फॉर मारने गया या मैंने कुछ भी काम किया, मैंने वो काम करके मुझे ये मन किया कि चलो फल खाते हैं। ठीक है, तो उस दिन जब मैं गया तो मैंने क्या खरीदा, मैंने 2 किलो तो खरीदे भाई सेब, 2 किलो कितने खरीदे सेब, और 1 किलो मैंने खरीदे अंगूर। भाई मजे आ गए, 2 किलो तो खरीदे सेब और 1 किलो खरीदे अंगूर, और उस दिन मुझे उनके कितने रुपए देने पड़े, टोटल 160 रुपए देने पड़े। यहाँ पे वही चीज आ गई, वहां पे मुझे बैट और बॉल की कीमत नहीं पता थी,
यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि 1 किलो सेब कितने के आ रहे हैं या 1 किलो अंगूर कितने के आ रहे हैं, पर हाँ मुझे ये पता है कि जब मैंने 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदे तो टोटल जो मैंने उसको पैसे दिए वो कितने दिए थे, 160 रुपए दिए। ठीक है, अब समझ में आ रही हुई सिचुएशन कि मुझे जो लेट करना है वो क्या लेट करना है, मैं किसकी कीमत लेट करूंगा, क्या करूंगा, ये मुझे समझ में आ रहा हो। आगे देखो, फिर उसने क्या बोला कि अब 1 महीने बाद फिर ध्यान आया, इतना ही है अपना, पहले 1 दिन खरीदा फिर 1 महीने बाद खरीदेंगे, फिर 1 महीने बाद फिर मैंने किया कि चलो भाई फिर देखने चलते हैं। तो मैंने उस दिन क्या खरीदे, 4 किलो सेब खरीदे, 2 किलो अंगूर खरीदे और फिर मैंने उसे कितने रुपए दिए, 300 रुपए दिए। तो अब आप ये बताओ कि इस रिप्रेजेंट को मैं क्या करना है, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। तो देखो कैसे करो, सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg सेब एप्पल कितनी मान ली भाई, x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg अंगूर ग्रेप्स कितनी मान ली y। अब तो कंडीशन पता पड़ जाएगी भाई, अगर 1 किलो सेब हमने x में खरीदे हैं तो 2 किलो सेब मैं कितने में खरीदूंगा भाई, 2x में। ये तो कहने की बात ही नहीं, और क्या करेंगे भैया पता नहीं क्या क्या पूछने लगे। मैंने 1 किलो की कीमत y ही मान रखी है अंगूर की और मैंने खरीदे भी 1 किलो ही है, तो कितने में खरीद लिए भाई y में। दोनों के पैसे मिला के मैंने उसे कितने रुपए दे दिए, 160 रुपए। भाई ये जो पूरी कीमत हो गई 2 किलो सेब की हो गई, ये 1 किलो अंगूर की हो गई, दोनों को मिला के मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे, 160 रुपए। फिर मैंने कितने खरीदे भाई, अच्छा इसमें ये बात है देखो, 1 महीने बाद ऐसा नहीं है कि अंगूरों के भाव में गिरावट आई, वो यहीं से कितना लिया भाई मैंने अंगूर, अब मैंने कितने लिए सेब ले लिए 4 किलो, तो अगर 1 किलो की x कीमत थी तो 4 किलो की 4x हो गई। फिर मैंने अंगूर कितने ले लिए भाई, 2 किलो, 1 किलो के अंगूर की कितनी है भाई, तो कितने की 2 भाई, दोनों को मिला के मुझसे कितने रुपए ले लिए गए, 300। अगर आप ढंग से करोगे, क्योंकि भाई ये बहुत आती है अलजेब्रा, देखो चैप्टर 3 में करोगे, चैप्टर 4 में करोगे, चैप्टर 5 में करोगे, आप जब तक क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना नहीं सीखोगे, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे, तब तक आप ये इक्वेशन नहीं बना सकते। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम किस चीज को लेट करें। वहां पे मैंने बताया था जब भी हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम प्रेजेंट एज ही मानेंगे, बहुत तरीके होंगे लेकिन हमें एक तरीके से स्मूथ चलना है तो हम प्रेजेंट एज मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, मेरी सिंपल सी बात है, अलजेब्रा फंसाता है, आप अर्थमेटिक में जाके देखना पड़ो कि उसकी क्या चीजें हो सकती। जैसे मान लो कि मुझे 300 किताब खरीदनी है, मैंने 300 किताब खरीदी, ठीक है, मैंने कितनी किताब खरीदी, 300 किताब खरीदी और मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक किताब कितने आने के लिए 3000 बटे 300, भाई ये तो करूंगा, कितनी आ गई 10, इस तरीके से निकाल ले। अब मान लो कि मैंने 300 रुपए में 3000 किताब खरीदी, मुझे एक किताब का रेट पता नहीं है, मान लो कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने अपने अंदाज से कर दी कि भाई 300 भी 10 भी हो सकता है, कुछ भी रेट हो भाई, 300 कुछ भी हो सकती है। तो मैंने ये मान लिया, मैं क्या समझ लो मोटे मोटे तौर पर कि मैंने इसमें x किताब खरीदी, कितनी खरीदी, x किताब खरीदी, तो मैंने टोटल कितनी किताब ली है, 300 नहीं, मैंने एक की किताब कितनी मान ली, x मान ली, तो टोटल किताब कितनी खरीदी है 300, एक किताब की कीमत कितनी हो गई x, कितना हो गया ये 3000। तो इस तरीके से हम ये चीजें सीखते हैं कि हम किसको x माने किसको y माने। अब देखो बेटा हमें इसका ग्राफ बनाना है तो पहले वही x 0 पुट कर लेंगे, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 160, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 80। अब मुझे इसका भी देखना है, तो देखो क्या बनेगा, x को 0 पुट किया तो y 150, y को 0 पुट किया तो x 75। तो हमें ये चीजें निकालनी, चलो देखते हैं। चलो इसका बना दें 0 पे 160, तो ये यहाँ पे होगा इसका 5 पॉइंट, अगर आ गया 80,0 तो ये यहाँ पे होगा, जो ये वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो एक क्या है 0 को पे 150, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट यहाँ पे x एक्सिस 0 तो यहाँ पे होगा ये, फिर
फिर क्या है 75 दिनों ना y एक्सिस तो मतलब समथिंग यहाँ पे हो सकता है। हम ग्राफ से ये पता लगा सकते हैं कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तक हमने जो सीखा उसमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारी एक्सरसाइज 3.2 है उसमें एक्चुअल में क्या है कि आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए, विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, आप हमें नेचर ऑफ लाइन हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो जरा ये समझ लेते हैं, यही आज का मेन जो टॉपिक है, यही से स्टार्ट होता है, जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। a1x ये दो जनरल इक्वेशन होंगी किसकी, लाइन की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जरा देखो, अगर मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर मेरी लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो a1 अपॉन a2 है दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हम रेशियो निकाल रहे हैं, x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो, वो अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या कि वो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर मान लो लाइन पैरेलल है, लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो उसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये जितने भी कंपेयरिंग करते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। मान लो अगर कांस्टेंट टर्म इधर दे रखा है तो आप उस कांस्टेंट टर्म को पहले इधर लेके आओगे, तब जाके आप कंपेयरिंग करोगे। अगर मान लो लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट, लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, तो उसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c। अगर मैं एग्जांपल दे दो क्या क्या हो सकता है, देखो अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल दे दो क्या हो सकता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो देखो मैंने पहले क्या बोला था कि पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अगर मैं इससे इसकी कंपेयरिंग करूं तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 6 है। यहाँ पे अगर मैं कंपेयरिंग करूँ इससे तो a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, b2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 4। तो जैसे ही मैंने a1 अपॉन a2 देखा, a1 अपॉन a2 कितना है भाई, a1 अपॉन a2 जब मैंने निकाल के देखा तो कितना आया, 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 जब मैंने निकाल के देखा तो कितना आया, 3 अपॉन 2। यहाँ से हमने देखा कि a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दोनों लाइंस हैं वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब मान लो मुझे पैरेलल लाइन का एग्जांपल लेना है तो ये देखो ऐसे कर सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से जो a1 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो कितना है, 2 है, b1 की कंपेयर करेंगे तो 3 है, c1 कितना है, 5 है। यहाँ पर a2 कितना है, 4 है, b2 कितना है, 6 है, और जो c2 कितना है वो 15। कंपेयरिंग करो, a1 अपॉन a2 कितना निकल के आएगा, 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 अगर आप देखोगे तो कितना निकल के आएगा, 3 अपॉन 6 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 देखो तो कितना निकल के आएगा, 5 अपॉन 15 दैट इज 1 अपॉन 3। तो यहाँ से हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो ये एग्जांपल हुआ ये किसका हो गया, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अब मुझे किसका एग्जांपल लेना है, कोइंसिडेंट लाइन। देखो कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो यार यहाँ पे आप डायरेक्ट सीख गए होंगे कि a1 और a2 कैसे निकालते हैं। तो जो a1 अपॉन a2 है वो कितना आएगा, 1 अपॉन 3,
B1/B2 भी कितना आएगा 1/3 और C1/C2 भी कितना आएगा 1/3। यहाँ से हमने देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये किसका एग्जांपल है, किसकी इक्वेशन हुई, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी, मतलब ऐसी लाइन मिलेगी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो। इस लाइन अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें हो सकता है इस तरीके से लाइन मिले। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ तक ये सीख गए कि हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस दो तरीके से आ सकते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करके या फिर उनके कोएफिशिएंट के रेशियो को लेके। तो आगे वाले एक्सरसाइज में, आगे वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। आप अपने घर पर पढ़ते रहिए। यही आपका बाय।